Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं accrued फंक्शन को टेकअप करूंगा. Accrued refers to accrued interest function. ACCR is accrued, INT is interest. Therefore, this is known as accrued interest function. We call it accrued function. इससे पहले कि हम accrued function को एक्सप्लेन करें, मैं आपके सामने शेयर्स और डिबेंचर्स के डिस्टिंक्शन को लेना चाहता हूँ. फर्स्ट पॉइंट, ए शेयर इज ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी. एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी की शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है. Whereas a debenture is a certificate issued by a company to raise loan from the public. जब कोई कंपनी पब्लिक से लोन रेज करना चाहती है तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करके उस लोन को रेज कर सकती है. सेकेंड पॉइंट, द रिटर्न्स ऑन शेयर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर को रिटर्न्स डिविडेंड की फॉर्म के अंदर दी जाती है. द रिटर्न्स ऑन डिबेंचर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट. डिबेंचर्स होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट पे किया जाता है. थर्ड पॉइंट, इट इज पेड ओनली व्हेन देयर इज सम प्रॉफिट. शेयर्स के ऊपर डिविडेंड तब पे किया जाता है जब कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो. बट इन द केस ऑफ डिबेंचर द कंपनी इज बाउंड टू पे इंटरेस्ट अमाउंट फॉर लोन पीरियड. डिबेंचर के केस के अंदर कंपनी को इंटरेस्ट अमाउंट पे करना ही है जब तक उसका लोन का पीरियड रहेगा. फोर्थ पॉइंट, इट इज रिडीम्ड एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो अमाउंट कंपनी ने लिया है उसको कंपनी शेयर होल्डर को वापस करेगी जब कंपनी को बंद किया जाएगा. बट इन द केस ऑफ डिबेंचर इट इज रिडीम्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम पीरियड. डिबेंचर सर्टिफिकेट को जितने समय के लिए इशू किया गया है उस समय के बाद उसे रीपे कर दिया जाएगा. स्टूडेंट, ये शेयर और डिबेंचर के अंदर बेसिक डिफरेंस है. मैंने ये डिफरेंस आपके सामने इसलिए लिया, अक्रेंट फंक्शन इज एप्लीकेबल ऑन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स. डिबेंचर और बॉन्ड के ऊपर अक्रेंट फंक्शन एप्लीकेबल है. आइएगा मूव करते हैं अक्रेंट फंक्शन की तरफ. अक्रेंट फंक्शन, अक्रूड प्लस इंटरेस्ट. दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट. सबसे पहले हम अक्रेंट फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. अक्रेंट फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट the accrued interest for a security that pays periodic interest. जिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के ऊपर, चाहे वो डिबेंचर है या बॉन्ड है, उसके ऊपर हम accrued interest को कैलकुलेट करने के लिए accrued फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं. accrued फंक्शन के अंदर हमारे पास इन टोटल 8 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. यहाँ पर मैंने ये accrued फंक्शन का सिंटेक्स दे दिया और इसके अंदर दिए गए डिफरेंट आर्गुमेंट्स को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ. The first argument of accrued function is issue. This is the issue date of security. जिस दिन बॉन्ड या डिबेंचर को इशू किया गया. मैं यहाँ पर कुछ डेट्स को टेकअप करूँगा और डेट्स को टेकअप करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर लिए हुए हैं. यहाँ पर मैं वैल्यू फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ और वैल्यू फंक्शन के अंदर मैं आर्गुमेंट में टेक्स्ट की जगह ये सीरियल नंबर पास कर दूँगा. एक्सेल के अंदर सारी डेट्स सीरियल नंबर के अंदर स्टोर की गई हैं और वैल्यू फंक्शन मुझे वो डेट निकाल के देता है. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक डेट आ गई 15 मार्च 2023. मैं इस डेट को इशू डेट ऑफ सिक्योरिटी ले रहा हूँ. दिस इज 15 मार्च 2023. द सेकेंड आर्गुमेंट इज फर्स्ट इंटरेस्ट. इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के ऊपर, चाहे ये बॉन्ड है या डिबेंचर है, इसके ऊपर इंटरेस्ट किस दिन से पे किया जाएगा. मैं अज्यूम करता हूँ कि ये इंटरेस्ट नेक्स्ट डे से ही पे किया जाएगा. उस केस के अंदर ये मैंने सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर 16 मार्च 2023 दे दिया. इट मीन्स हमारे पास इशू करने की डेट 15 मार्च की है और इंटरेस्ट को पे करने की डेट 16 मार्च की है. सिक्योरिटी सेटलमेंट डेट, इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को कब तक पे किया जाएगा, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि ये 1 महीने के लिए ही सिक्योरिटी इशू की गई है. इट मीन्स हमने ये इंटरेस्ट 16 मार्च से पे करना है
15 अप्रैल तक। सो मैं यहाँ पर 15 अप्रैल की डेट दे रहा हूँ। एनुअल इंटरेस्ट रेट, लेट्स अज्यूम दिस इज 12%। पार वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, वो बॉन्ड या डिबेंचर्स कितने अमाउंट के हैं, मैं यहाँ पर प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ, दैट इज फॉर ₹1 लाख। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटी पर ईयर। एक साल के अंदर क्या ये पेमेंट एक बारी की जाएगी, 2 बारी की जाएगी या 4 बारी की जाएगी। फ्रीक्वेंसी के आर्गुमेंट के अंदर आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट एनुअल, सेकंड सेमी एनुअल एंड द फोर्थ इज क्वार्टरली। मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है नंबर 1 दे रहा हूँ। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज बेसिस। बेसिस आर्गुमेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट है, इट मीन्स डे काउंट बेसिस। अब मैं आपके सामने इस बेसिस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेसिस के अंदर हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, 0 से लेके 4 तक। फर्स्ट इज यूएस नस्डैक 30/360। नस्डैक, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस स्टॉक मार्केट, ये अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है। दिस इज एन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हर महीने के 30 दिन माने जाते हैं और साल के अंदर 360 दिन माने जाते हैं। सो नेस्डैक के अंदर उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि यहाँ पर कोई भी महीना 31 दिन का नहीं बल्कि 30 दिन का माना जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर दे दिया अकॉर्डिंग टू नेस्डैक स्टैंडर्ड 30/360। अगर एक महीना 30 दिन का है तो साल के 12 महीने टोटल 360 होंगे। अगर आप इस बेसिस को लेते हैं तो यहाँ पर आपको 0 देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 0 दे दिया, लेकिन मैं आपको बाकी के बेसिस की ऑप्शंस भी क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल, किसी और कंट्री के अंदर अगर महीना कुछ और दिन का माना जाता है और साल का समय कुछ और है तो हम यहाँ पर हम उनका एक्चुअल लेंगे। द थर्ड ऑप्शन इज एक्चुअल 360। कोई कंट्री महीने के जितने दिन एक महीने के मानता है वो एक्चुअल और 360 डेज को हम लेंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्चुअल बाय 365। इंडिया के अंदर हम एक्चुअल बाय 365 को टेकअप करते हैं। महीने के जितने दिन है वो ले लो और 365 डेज साल के होते हैं उसको ले लो। फॉर एग्जांपल, जनवरी के महीने के अंदर हमारे पास 31 डेज हैं, फरवरी के महीने के अंदर इन जनरल 28 डेज हैं और ये 29 भी हो सकते हैं। अप्रैल के महीने के अंदर हमारे पास 30 डेज हैं, तो जो एक्चुअल है हम उसको लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 365 डेज के साथ। द लास्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, दैट इज यूरोपियन 30/360। यूरोपियन नेशन भी 30 डेज बाय 360 डेज का बेसिस ही लेते हैं। मैंने अभी आपके सामने डे काउंट बेसिस को 0 ले लिया। इट मीन्स मैं फर्स्ट ऑप्शन को टेकअप कर रहा हूँ जिसके अंदर एक महीने के अंदर 30 दिन माने जाएंगे और पूरे साल के अंदर 360 डेज माने जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन मेथड, दैट इज द लास्ट आर्गुमेंट, कैलकुलेशन मेथड ऑफ द अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी। ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है। दिस इज a logical value that specifies the way to calculate the total accrued interest when the date of settlement is later than the date of first interest. इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगी, ट्रू या फॉल्स की। ए वैल्यू ऑफ ट्रू रिटर्न्स द टोटल अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम इशू टू सेटलमेंट। ये हमने इशू डेट से लेके सेटलमेंट की डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ट्रू दे दो। ए वैल्यू ऑफ फॉल्स रिटर्न्स द अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट इंटरेस्ट टू सेटलमेंट। अगर आप यहाँ पे फॉल्स देते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट 16 मार्च 2023 से 15 अप्रैल 2023 का कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को छोड़ देते हैं, इफ़ यू डू नॉट एंटर द आर्गुमेंट इट डिफॉल्ट्स टू ट्रू, तो ये ट्रू को ही लेता है। मैं यहाँ पर ट्रू दे रहा हूँ। अब मुझे इस जगह के ऊपर एक महीने का अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो इंटरेस्ट हमारा बनेगा। सो मैंने एक्रेंट फंक्शन लिया, पेरेंथेसिस स्टार्ट। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज इशू, that is given to us in cell number E5. Second argument is first interest. It is given to us in cell number E6. The third argument is settlement date. This is given to us in cell number E7. The fourth argument is rate. Rate is given to us in cell number E8. After that, the next argument is par. This is the par value of the security. जितने
अमाउंट के आपने बॉन्ड या डिबेंचर्स लिए हैं। दिस इज गिवन टू अस इन सेल नंबर E9, कॉमा। जैसे मैंने कॉमा लगाया, मेरे पास फ्रीक्वेंसी के केस के अंदर नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटी पर ईयर आ गया। ईदर वी कैन हैव 1, 2 और 4। यही चीज़ मैंने फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको ये ऊपर बतला दी। हम पेमेंट एक बारी भी कर सकते हैं साल के अंदर, 2 बारी भी, 4 बारी भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चूज़ किया कि ये पेमेंट हम साल में एक ही बारी करेंगे। सो आई प्रेस E10, कॉमा। फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट इज बेसिस। बेसिस के अंदर हमारे पास यहाँ पर 5 बेसिस दिए गए हैं और मैं इसके अंदर से फर्स्ट बेस को, दैट इज 0, जो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज फॉलो करता है, मैंने उसी बेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, कॉमा। द नेक्स्ट इज कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, ट्रू या फॉल्स। मैंने यहाँ पर ट्रू वाले को एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर E12। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो एक्रिंट फंक्शन ने मुझे कैलकुलेट करके बतला दिया 1 महीने का इंटरेस्ट 1000 रुपया है। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था तो ये हमारे पास 1000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पर बेसिस के अंदर नैस्डैक का स्टैंडर्ड ना लेके इंडियन स्टैंडर्ड को टेकअप करूँ, विच इज़ 3, तो मैंने ये 0 को यहाँ से हटा के यहाँ पे 3 लिख दिया। लेकिन अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया। स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर नीचे का बेसिस बड़ा है तो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। आई प्रेस एंटर। नाउ द इंटरेस्ट अमाउंट इज 1019 रुपीज़ 17 पैसा। सो बेसिस तो डिफर करेगा कंट्री टू कंट्री। फ्रीक्वेंसी आप साल के अंदर कितनी बारी ये अमाउंट को इंटरेस्ट के पे कर रहे हैं, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट आप कब से कब तक कैलकुलेट करना चाहते हो, इशू डेट से सेटलमेंट डेट तक तो ट्रू दे दो, और अगर फर्स्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके आप सेटलमेंट डेट तक देना चाहते हो तो वहाँ पर फॉल्स दे दीजिए। लेकिन अगर आप इस लास्ट आर्गुमेंट को मिस भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू को एक्सेप्ट करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट निकल कर आ गया। स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर डेट्स ना दूँ और ये सीरियल नंबर भी दे दूँ तो भी एक्सेल उन सीरियल नंबर को डेट के अंदर कन्वर्ट करके हमें आंसर देगा। मैं उम्मीद करूँगा अक्रिंट फंक्शन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।